ध्यान रहे. So, hi guys, a very warm welcome. Today we are going to do Hindu Marriage Act for the purpose of exams and especially exams related to Punjab University, CLAT, MHSET. Direct sections are asked in the examination with regard to this particular act because this particular act is the foundation of the entire litigation with regard to marriage laws. Primarily marriage divorce के जो laws हैं वो यहीं से आपसे क्वेश्चन जो है वो बनता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पीयू कि सेक्शन से 7 में बता दो. इस बार का क्वेश्चन है सेक्शन 7 बताओ में क्या है, सेक्शन 8 में बताइए क्या है, सेक्शन 9 में क्या है, सेक्शन 10 में क्या है. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो ये आपको एज इट इज इसका सेक्शन वाइज नंबर याद होने चाहिए कि किस किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है. और पूरे के पूरे 28 30 तक, 30 तो खैर रिपीट ही है बट 29 तक आपको पता होना चाहिए. हिंदू मैरिज एक्ट 1955, एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955 में आया है ये एक्ट. एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई, तो एक कोड में बनाने के लिए विद रिगार्ड टू मैरिज लॉज रिलेटेड टू हिंदूज ये जो एक्ट है वो आया है. ठीक है. इसको हम हिंदू मैरिज एक्ट बोलते हैं 1955. सब अब तो उस टाइम पे ये एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अप्लाइज टू द हिंदू डोमिसाइल्ड इन द एरियाज. पर अब आप मान के ले सकते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट सब जगह ही लगता है. ठीक है. नाउ इस एक्ट की जुरिस्डिक्शन किन लोगों पर ऊपर है? दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन. जो बंदा हिंदू धर्म का पालन कर रहा है उसके ऊपर है. वीर शैवा, लिंगायत ये कर्नाटका में पाए जाते हैं. फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज सबके ऊपर है. जो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है उनके ऊपर भी है. ठीक है. बुद्धिस्ट, जैन और सिख को भी इस एक्ट के हिसाब से हिंदू माना गया. ठीक है. जो भी पर्सन डोमिसाइल्ड है जहां तक इस एक्ट की टेरिटरी जा रही है, जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जो नहीं, क्योंकि ये बुक वाले, दीज आर रिलीजन ऑफ द बुक. ठीक है. दीज आर रिलीजन ऑफ द बुक. तो फिर हु इज नॉट अ मुस्लिम, ठीक है, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, तो उनके ऊपर ये एक्ट जो है जिसे कहते हैं कि लगता है, अनटिल लेस कि वो ये प्रूव करते हैं कि नहीं जी हमारे ऊपर नहीं लगता. ठीक है. चाइल्ड और पर्सन्स जो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिक्स के हैं, द केस में भी एनी चाइल्ड, उनका जो बच्चा हो, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट, जायज नाजायज, जिसके बोथ पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख हैं वो हिंदू है. एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और जायज नाजायज जिसका एक बापू या एक माँ, मतलब ऑब्वियसली माँ तो एक है, बाप भी एक है, मतलब उनमें से एक, पेरेंट्स में से एक, या तो बाप या तो माँ, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख है और उसको उसी धर्म में वही धर्म की शिक्षा दी गई है. मान लेते हैं कि मेरे फादर जो मुस्लिम थे, मेरी मदर हिंदू थी, लेकिन मैं हिंदू तरीके से तौर तरीकों से बड़ा किया गया हूं, तो मैं हिंदू ही बनूंगा. कोई बंदा जिसका धार्मिक कन्वर्जन हो गया है, हु इज अ कन्वर्ट, रिकन्वर्ट टू हिंदुइज्म, तो वो इसके अंदर जो है आता है. ठीक है. वो इसके अंदर आता है. हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर नहीं लगता है. शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर नहीं लगता है. उसका रीजन है कि शेड्यूल ट्राइब्स अपने तरीके से ही शादी करते हैं. उनके ट्राइबल रिलीजन्स हैं, ट्राइबल गॉड्स के हिसाब से शादी करते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर नहीं लगता है. ठीक है. एप्लीकेबल नहीं होता. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द एक्सप्रेशन custom and usage signify any rule which have been continuously uniformly observed for a long time and has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family. तो एक्सप्रेशन कस्टम और यूजेज का मतलब है जो बहुत लंबे टाइम से चला हुआ हो. कस्टम और यूजेज वही होता है, जैसे पंजाब में ना अगर बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो छोटा भाई शादी कर लेता है भाभी से. नॉर्मली भाभी माँ होती है, बाकी जगहों पे ये वैलिड नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इतनी इन्वेजन हुई कि बड़े भाई की मृत्यु हो जाती थी वॉर में, तो घर पे लैंड डिवाइड ना हो और उस बहू का क्या होगा, तो इसलिए छोटा भाई बड़े भाई की बहू से जो है वो शादी करवा देते थे. ठीक है जी. इसको चादर अंदाजी बोलते हैं इसको. तो ये कस्टम और यूजेज बन गया. लेकिन अब इसी चीज को मान लेते हैं कि मैं हिमाचल में करने लग जाऊं तो नहीं होगा. इसी चीज को कोई हरियाणा का बंदा करने लग जाए नहीं होगा. इसी चीज को कोई पानीपत में रहने वाला बंदा करने लग जाए नहीं होगा. ये सिर्फ पंजाब में चलता हुआ रीजन था. ऑब्वियसली वैसे पंजाब तो पूरा ही पहले हरियाणा हिमाचल पूरा पंजाब ही था. उस टाइम की बातें अलग हैं, बट अब ये टेक्निकली सिर्फ पंजाब में माना जाता है. और रूल सर्टेन होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली अब आप वो जो भाभी है या जो जिसके बड़े भाई की वाइफ है, उसको आप कोई पब्लिक बाजार में थोड़ी बेच रहे हो.
या फिर अनरीजनेबल, उसको ये थोड़ी बोल रहे हो कि तुम्हें बच्चे 10 करने पड़ेंगे, और सर्टेन बी अ रूल। तो ये तीनों चीजें देखो इस रूल के अंदर फॉलो हो रही हैं, तो यस इट इज डन। मान लेते हैं कि ऐसा कोई रूल होता कि बड़े भाई की डेथ के बाद उस लेडी को जो है आपको अ, आपको उस लेडी को मारना पड़ेगा, तो वो तो अनअपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो वो कस्टम और यूजेज नहीं हो पाता है। ठीक है। और ऑब्वियसली इस रूल एप्लीकेबल फैमिली पे होना चाहिए, और इट हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब है जिस सिटी सिविल कोर्ट है जहाँ पे प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, सारे जो फैमिली मैटर हैं गाइस वो एडीजे लेवल का बंदा डील करता है, बिकॉज फैमिली वाले जो इश्यूज है ना, उसको सोसाइटी का बैकबोन माना जाता है। कंज्यूमर कोर्ट का केस हो गया, छोटा मोटा केस हो गया, 3 साल तक की सजा का केस हो गया, वो तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तय कर देता है। लेकिन फैमिली के मैटर्स में डीजे बैठता है। डीजे मतलब एडीजे, एडीजे या डीजे। ठीक है। फुल ब्लड का मतलब है रुद्रांश और जैसे उसका भाई है प्रज्वल, ये फुल ब्लड है। हाफ ब्लड मतलब ये है कि दोनों सौतेली माँ से हैं। मान लो उनके फादर ने 2 शादियां की होती, वाइफ ए से प्रज्वल, वाइफ बी से रुद्रांश, तो वो हाफ ब्लड है। हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस नाम से बुक भी है, तो यही है हाफ ब्लड, वो फुल ब्लड वो। यूट्रीन ब्लड का मतलब है ये सिरमौर में शादियां होती हैं जहाँ पे एक ही लड़की 2 बंदों से शादी करती है, 5 भाइयों से शादी करती है, उसे पांडव विवाह बोलते हैं। यूट्रीन ब्लड का मतलब है कि मदर तो सेम है, फादर अलग अलग है। ठीक है। तो आई एम फुल ब्लड ब्रदर एंड सिस्टर, या हाफ ब्लड यूट्रीन ब्लड, वो इसके अंदर आता है। सपिंडा रिलेशनशिप, इसे गोत्र वाली शादी बोलते हैं। इस पे हरियाणा की खाप पंचायतों में बड़े दंगे हो जाते हैं, अगर आप अपनी गोत्र वाली नरवाल नरवाल से ही शादी कर ले गांव वाली, तो बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि उनको बहन माना जाता है। तो सपिंडा रिलेशनशिप का मतलब है कि मदर की लाइन में 3 जनरेशन तक आप शादी नहीं कर सकते। मदर की लाइन में 3 जनरेशन आप ले लो, मदर, मदर, मदर की मदर, मदर की मदर। ठीक है। मदर को पहला जनरेशन मान लिया जाए तो मदर की मदर, फिर मदर के बाद ऑब्वियसली मतलब पड़ नानी तक चला गया ये। मान लेते हैं आपकी मौसी की लड़की है, आप शादी नहीं कर सकते अपनी मासी से, आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइन ऑफ डिसेंट में आ रही है मदर के। फादर के साथ 5 असेंट है। ठीक है। इसकी वजह से भारत में इंसेस्ट मैरिजेस नहीं होती हैं। आप पाकिस्तान के बच्चों को देखेंगे या उनके मेंटल एप्टीट्यूड को देखेंगे, या जनरली आप आईक्यू टेस्ट लगाएंगे, मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा इंसेस्ट मैरिज होती है। मतलब वो अपने चाचा की लड़की से शादी कर लेते हैं, मामा की लड़की से शादी कर लेते हैं, मामा के लड़के से शादी कर लेते हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम्स जो है वो एक ही परिवार में घूमते रहते हैं, एंड द चाइल्ड बॉर्न इज नॉट ऑफ अ वेरी वेरी गुड इम्यूनिटी और गुड आईक्यू। उससे प्रॉब्लम होती है लॉन्ग टर्म में। ठीक है। आप में से किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखा होगा, तो उसमें यही था कि जो टारगेरियंस हैं वो इंसेस्ट करते हैं, घर में ही भाई बहन ही आपस में शादी करते हैं, उस चक्कर में वो पागल हो जाते हैं 50-40 के बाद, तो वही रीजन है। इंसेस्ट के कारण हेल्दी जीन्स नहीं डेवलप हो पाते जो कि क्रॉस ब्रीडिंग से आते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम बच्चा कर रहे हैं तो हमें बेसिकली ब्रीडिंग कर रहे हैं, और ब्रीडिंग में बेस्ट बच्चा आना चाहिए। या रीजन भी ये होता है कि कास्ट के अंदर शादी करने का, वो यही रीजन होता है कि अगर मैं जाट हूं, मैं जाट लड़की से शादी करूंगा, वैसी बॉडी स्ट्रक्चर या वैसा ही बॉडी सिस्टम मुझे मिलेगा, या ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण से शादी करूंगा, या वॉट एवर स्टफ। बेसिकली इसे लिखी जाती है। बनिया बनिया से शादी करते हैं, मैथ्स वगैरह सब वैसे ही पास हो जाता है। वो 2 पर्सन आर सेड टू बी सपिंडा ऑफ ईच अदर इफ वन इज द लीनियर असेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है। सपिंडा का मतलब है अगर आप मेरे जिस बेसिकली जो पिंड दान करने की हैबिट कर सकते हैं ना, मान लेते हैं आप अपने परदादा तक का पिंड दान कर सकते हो, उनके ऊपर का भी पिंड दान कर सकते हो, उनके ऊपर का भी पिंड दान कर सकते हो। तो लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट्स ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप है, कॉमन लीनियल असेंडेंट है, तो सपिंडा का रिलेशनशिप का मतलब ये है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ये होते हैं, वन इज द लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर। लीनियर असेंडेंट हो आप, मान लेते हैं मैं अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता, हम दोनों हैं तो मेल फीमेल, बट मेरी माँ जो है मेरी लीनियर असेंडेंट है, वैसे ठीक ऊपर। मैं अपनी नानी से शादी नहीं कर सकता, मेरी माँ की माँ है। मैं अपनी पड़ नानी से शादी नहीं कर सकता, मैं अपनी दादी से शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकते। इफ वन इज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियर असेंडेंट, ऑब्वियसली जो भी मेरे लीनियर असेंडेंट उसकी वाइफ है, हस्बैंड है, नहीं कर सकते। वन इफ ऑफ द वाइफ और द ब्रदर, और द फादर्स मदर और ब्रदर, मतलब बेसिकली आपके चाचा वाचा सब आ गए इसके अंदर।
देर आर टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल एंड, ये जो प्रोहिबिटेड रिलेशन, चाचा चाचा के साथ शादी नहीं हो सकती, मामा के साथ शादी नहीं हो सकती, चिल्ड्रन ऑफ द ब्रदर ऑफ सिस्टर और टू ब्रदर्स और टू सिस्टर्स, तो ये सब इसके अंदर आता है। ये बेसिकली दे रखा है, तो समाज में आपको पता ही है 150 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, उनमें से कुछ लोग ये भी कर डालते हैं। ठीक है, ये भी हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्म। ये हो गया। कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। मैरिज दो हिंदूज में हो सकती है। फिफ्थ सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ सेक्शन से सारे सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले सेक्शन तो चलो समझने वाले सेक्शन होते हैं, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, दो हिंदूज के बीच में मैरिज हो सकती है अगर फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल है, नेमली नाइदर पार्टी इज अ स्पाउस लिविंग। दूसरा बंदा बंदी नहीं होने चाहिए इनके जिंदे, यानी कि अगर मैं फीमेल हूं तो मेरा हस्बैंड नहीं होना चाहिए, मैं हस्बैंड हूं तो फीमेल मतलब मेरी वाइफ नहीं होनी चाहिए जिंदा। अगर है तो वो वॉइड मैरिज है। एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी इज इनकेपेबल। आप होशो आवाज में वैलिड कंसेंट दे पाओ, ये नहीं कि बेहोशी की वॉइस में मैंने ऋतिक को अगवा किया और उसकी शादी किसी लड़की से करवा दी, पूजा से करवा दी और वो शादी हो गई। नो, वो साउंडनेस होनी चाहिए माइंड की। केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, अगर मेंटल डिसऑर्डर के अंदर है, मान लेते हैं अ, कोई ऐसे कारण का, एंड अनफिट फॉर मैरिज एंड फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है, तो फिर यहाँ पे नहीं होती फिर। पागलपन के दौरे पड़ते हैं, नहीं होती। ब्राइड ग्रूम ने 21 साल नहीं किए हैं या 18 साल नहीं किए हैं, ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम, इसको चाइल्ड मैरिज हो जाती है ये। ठीक है, चाइल्ड मैरिज हो जाती है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, जो हमने पढ़ाई था ऊपर, और सपिंडा नहीं होनी चाहिए, ये भी हमने पढ़ लिया था ऊपर। ठीक है। सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज जो भी कस्टमरी राइट्स है उसके हिसाब से हो सकता है। सप्तपदी होती है, 7 स्टेप्स होते हैं, सेक्रेड फायर के आगे लेते हैं तो 7 स्टेप्स के अंदर ये आ जाता है। ठीक है। हम्म। आगे बढ़ता है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है हिंदू मैरिज की, नहीं कराओगे तो 25 रुपये फाइन लगता है। नहीं भी कराओगे तो उसकी वजह से ये नहीं कि मैरिज वॉइड हो जाती है, मैरिज तो रहती है, बट रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें से ना कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज में कंडीशंस है।
अभी आप देखेंगे कि किन किन कारणों में बिल्कुल मैरिज वॉइड हो जाती है। पहला कारण में मैरिज बिल्कुल वॉइड हो जाती है, बिल्कुल वॉइड हो जाती है। फपिंडा में बिल्कुल वॉइड हो जाती है, और प्रोहिबिटेड में करें तो वॉइड हो जाती है। इन जो बाकी हैं, इंसैनिटी वगैरह, इस सब में ना मैरिज वॉइडेबल रहती है, यानी कि दूसरे बंदे को जब तक दिक्कत नहीं है तब तक चलती है। मान लेते हैं मैंने शादी करनी है किसी ऐसी लड़की से जिसको पागलपन के दौरे आते हैं, बट उसका बाप कह रहा है कि बेटा इससे शादी कर लो, तुम्हें 300 करोड़ की संपत्ति मिलेगी। मैं कहा ठीक है जी, कर लेंगे 300 करोड़ में, ठीक है। अंदर मैंने सोच लिया, तो मैंने 300 करोड़ के लिए शादी कर ली। मेरे को दिक्कत नहीं है, बंदी पागल है, जो मर्जी है, मेरी शादी चलेगी उसके साथ, क्योंकि मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे साथ ही हो रहा था ना धक्का। मैंने 300 करोड़ के लिए कर ली। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज हो गया। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे मैं बस आपको ये बता देता हूँ, ये देखो लास्ट सेक्शन पढ़ो, सेक्शन 5। वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज शैल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी ओमिशन टू मेक द एंट्री। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो हिंदू मैरिज के बाद रजिस्टर में जाके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग जनरली कर देते हैं एंट्रियां, उसका रीजन ये कि अगर आपको बाहर जाना है, पासपोर्ट के बाद आपको फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट दिखाना पड़ेगा कि जी आपने शादी की है या आपने ये किया है, तो आपको दिखाना ही पड़ता है, तो सब उसके अंदर आता है। ठीक है जी। आगे मतलब बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं ना, परिवार के अंदर आपका नाम डल जाता है, खाता खुल जाता है, राशन कार्ड में नाम डल जाता है, पासपोर्ट आपके उसके नाम पे बनता है, तो ये सब चीजों में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जब हस्बैंड या वाइफ किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के बिना विड्रॉ कर जाते हैं सोसाइटी से एक दूसरे की, मैंने इसके साथ नहीं रहना, तो एग्रीव पार्टी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अप्लाई करती है कि मुझे इसके साथ ही रहना है, और कोई ग्राउंड नहीं है कि मुझसे अलग हो गया है, तो डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो जाती है। अगर ये प्रूव करना है कि हाँ जी भाई आप क्यों अलग हुए हो, क्यों आप इससे दूर रह रहे हो, तो ये वही बंदा बोलता है। मान लेते हैं कि मेरी वाइफ मुझसे दूर रह रही है, उसने, मैंने कोर्ट में गया, मैंने कहा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स किए जाए। भाई बोलते जी ये बंदा, इस बंदे का अफेयर चल रहा है, या ये बंदा बहुत दारू पीता है, बंदा मुझे मारता पीटता है, तब फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं होगा। तो मान लेते हैं मैंने सिर्फ ये बोला कि जी मेरा मन नहीं लगता, या मेरे को ना मन सा नहीं आता इसके साथ, तो फिर उस कारण से तो रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। अब रेस्टिट्यूशन में अगर कोई ना माने डिग्री के बाद, तो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है, और कुछ नहीं है। जुडिशियल सेपरेशन, ये जुडिशियल सेपरेशन वो है कि आइदर पार्टी टू मैरिज जो सोलमनाइज बिफोर और आफ्टर, ये डिवोर्स के बजाय ये मांग सकते हैं कि हमें जुडिशियली सेपरेट कर दो, क्योंकि हम थोड़ा सोच समझ लेंगे उस टाइम। जब डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन होती है तो ऑब्लिगेटरी नहीं होता पेटिशनर को टू कोहैबिट विद द रिस्पोंडेंट, बट अगर मान लो इन्हें बीच में लगता है कि यस ठीक है अब ये दोनों साथ में रह सकते हैं, तो रिसाइंड हो जाती है डिग्री। बट जुडिशियल सेपरेशन का मतलब यही है कि बस मैं अलग तुम अलग, अभी अलग अलग रहो, डाइवोर्स नहीं हुआ है बट अलग अलग रही है। वॉइड मैरिजेस, अब देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि कौन सी मैरिजेस बिल्कुल ही खत्म है, नंबर 1, फोर्थ और फिफ्थ वाली। सपिंडा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, और जिसमें एक दूसरा कपल मतलब हस्बैंड या वाइफ आपके जी रहे हैं, सेक्शन 5 की यही कंडीशंस है, 1, 4 और 5। वॉइडेबल मैरिजेस वो हैं जो कि नंबर 1, पहली जिसमें कंज्यूमेशन नहीं हो पाया, सेक्सुअल एक्ट नहीं हो पा रहा, जिसमें सेक्सुअल एक्ट नहीं हो पा रहा है जिसके अंदर। लेकिन मान लेते हैं मुझे किसी ने मेरे, मान लो मेरी जो अपना, लेट्स से मेरी वाइफ है, ठीक है, और मेरी वाइफ जो है वो बिल्कुल ही अपंग है, वो बिल्कुल ही विकलांग है, उसका सिर्फ मुंह मुंह से बात कर सकती है, वो दैट्स इट। वो सिर्फ बात कर सकती है, खाना खा सकती है। उसके फादर ने रिश्ता रखा मेरे सामने कि देखो ये 1000 करोड़ की मालकिन है, तुम्हें बस इसका ध्यान रखना है, तुम इससे शादी कर लो। मैंने कहा जी ठीक है, 1000 करोड़ में ध्यान रख लेंगे, दैट्स इट, अफेयर कहीं बाहर चला लेंगे। तो लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से ऐसा हुआ और मुझे पता लगा जी ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं वहां पे बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ तो कंज्यूमेशन ही नहीं हो सकती मैरिज की, तो खत्म है मैरिज, डिलीट, मैरिज डिलीट। मैरिज इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2, वही 18 साल वाला, 21 साल वाला, जहां पे कंसेंट जो है फोर्स से ली गई हो, मेटीरियल फैक्ट दबाया गया हो, आपको मैंने मान लेते हैं ऋतिक की शादी करवा दी पूजा से, पूजा नरवाल और ऋतिक कुंडू, शादी हो गई। मैंने ऋतिक को नशे की गोलियां दे दी, पूजा नरवाल मान लेते हैं मेरी बहन है, रोहित नरवाल की बहन है पूजा नरवाल,
मैंने शादी करवा दी। बिल्कुल ऋतिक करना नहीं चाहता, ऋतिक लेट से सिंगल रहना चाहता है, या किसी और लड़की से प्यार कर, स्नेहा से प्यार करता है मान लेते हैं, या फिर मेधा से प्यार करता है। लेकिन मैंने करवा दी। अब शादी हो गई, सब हो गया। अपना ये, अब ऋतिक को हम उठा के लेके जा रहे हैं, और सुबह उसकी नींद खुलती है, क्योंकि नींद की गोलियां दे रखी हैं, तब तक हमने फेरे लगवा दी। सुबह जब नींद खुलती है तो वो कमरे से बाहर निकलता है और सबको हल्ला मचा देता है कि भाई मैंने तो ये शादी नहीं करनी है, तो मेरी है ही नहीं शादी, मैंने, मेरे को फोर्स से जबरदस्ती लिया गया है। तो उसकी बीवी सामने आती है, वहां पे वो बीवी को देखता है, पूजा नरवाल को देखता है, उसको लगता है अरे ये तो बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, अगर जबरदस्ती भी कराई गई है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं वॉइडेबल मैरिज। क्योंकि जिस पार्टी के साथ धक्का हो रखा है, ऋतिक को नींद की दवाई सुलाई ना, कंसेंट ऑफ द पिटिशनर ऋतिक है, उसको नींद की दवाइयां खिला के हमने शादी करवा दी। वो कोर्ट में जाएगा, बोलेगा कि भाई मेरी जो मर्जी है वो फोर्स से ली गई है, मेरे को किया गया, तब तो कोर्ट डिसीजन देगा। मान लो ऋतिक को एक खुद अच्छी लग रही है लड़की, तो भाई होगी शादी फिर। इसको बेसिकली ऋतिक का तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया। ऋतिक को उठा के लेके जा रहे, बात ये एग्जांपल है, बिहार में ऐसी मैरिजेस होती हैं, पकड़ा पकड़ा विवाह बोलते हैं उसको। जबरदस्ती जो लड़कों की सरकारी नौकरी लग जाती है बिहार में, क्योंकि दहेज बहुत मांगते हैं, तो उनको घर से पकड़ते हैं, बाहुबली, चार पांच लोग लोग गन लेके जाते हैं, पकड़ते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं, और फिर उसको रखते हैं वहां पे, शादी करवा देते हैं। दूल्हा पकड़ा विवाह बोलते हैं उसको। वही बात है, वो गाना है ना आजकल बड़ा फेमस था, ठोक देंगे असला कपार में, कपार मतलब खोपड़ी में, ठोक देंगे असला कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। तो बिहार में बेसिकली सब कुछ होता है, रोड चोरी हो जाता है। मतलब ठीक है, चौटाला ने भी बड़े घोटाले किए, कांग्रेस भी बड़े घोटाले करती है, हरियाणा में बहुत करप्शन होती है, बट ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी का जो खंभा उतना बड़ा ट्रांसमिशन टावर होता है, जो हम देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं, आईफिल टावर जितने बड़े, उसको ही उठा के कोई ले गया। वहां तो रात को रोड ही चोरी हो जा रहा है, ब्रिज चोरी हो गया, रेलवे स्टेशन एक बार चोरी करके ले गए। मेरे को तो समझ नहीं है कि इस टाइप का स्टेट है भाई वो। तो एनीवेज, गजब ही स्टेट है, तभी वहां लालू प्रसाद यादव है। सो fraud has been discovered. Petitioner has with full consent lived with the other party to the marriage of the husband of wife. Petitioner was at the time of the marriage ignorant of the facts alleged. ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेसिकली देखो, वॉइड मैरिज होने का एक और भी कारण है, वॉइडेबल मैरिजेस का। पिटिशनर एट द टाइम ऑफ मैरिज वाज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन। मैंने शादी कर ली एक लड़की से, मुझे बड़ी अच्छी लगी, अरेंज मैरिज थी। तो शादी हो गई तो उसने मुझे सुहागरात पे बताया कि भाई मैं 5 महीने प्रेग्नेंट हूँ, मेरे घर वाले बहुत प्रेशराइज कर रहे थे, तो मैंने शादी तुमसे कर ली है, बट ये बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का है, वो बॉयफ्रेंड मर चुका है, उसकी डेथ हो गई, लेकिन ये बच्चा मैं लाना चाहती हूँ, रहना है मेरे साथ या नहीं रहना है। लेट से सुहागरात के टाइम उसने बोल दिया, हम मैंने कहा कि नहीं ठीक है अब जी, मेरे को मंजूर है। मान लेते हैं वो लड़की 5 करोड़ या 50 करोड़ लेके आई है, या फिर वो लड़की मुझे बड़ी सुंदर लग रही है, या फिर मैं अलग ही टाइप का समाज सुधारक टाइप लड़का हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है भाई मेरे को मंजूर है, तो ठीक है, नहीं है तो ऑब्वियसली फिर मैं कोर्ट चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैरिज को वॉइड करो, किसी और से प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट है ये। उसके बाद ये जो पिटिशनर है, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 फॉर पिटिशन शैल बी एंटरटेन, अगर 1 साल से ऊपर हो गया, भाई तो 1 साल से ऊपर अगर हो गया, मान लेते हैं कि मैं शादी करवा दी ऋतिक की पूजा से, उसने शादी कर लीजिए, बड़ी सुंदर है ये वो, 1.5 1 साल के बाद उनकी लड़ाइयाँ होने लग पड़ी, 1 1.5 साल का लड़ाई हो रही है। उसने कहा जी अब मुझे ये ग्राउंड याद आ रहा है, मेरी तो नींद की दवाई देके शादी करवाई है ना आपने। 1.5 साल के बाद ऋतिक कोर्ट पहुंच गया, पंचकुला कोर्ट, भाई मेरी शादी रद्द कराई जाए। कोर्ट बोलेगा 1 साल से क्या कर रहा था, सो रहा था, नींद की गोली खिलाई थी तो 1 साल था ना तेरे पास, था ना 1 साल, 1 साल क्या करे, 1 साल तो आप हनीमून मना रहे थे, अब आप आगे शादी कैंसिल करवाने के लिए, तो 1 साल का लिमिटेशन पीरियड है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, पिटिशनर फुल कंसेंट के साथ रहे हैं, ऑब्वियसली फुल कंसेंट के साथ रहा, पूजा से तो प्यार हो गया था इसको, ठीक है। उसके बाद ये शादी में मैं दूसरे का बच्चा लेके चली हुई हूँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, बट यहाँ पे आप देखिए, नंबर 1, पिटिशनर एट द मैरिज इग्नोरेंट होना चाहिए। मैं मैरिज से पहले तो इग्नोरेंट ही था ना, उसने तो मुझे सुहागरात वाले दिन बताया, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, गाना है ना बड़ा
का मोहम्मद रफी साहब का, हाँ मोहम्मद रफी साहब को सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, रेदर देन हैविंग अ लवली मोमेंट विद माय वाइफ आई एम हैविंग ट्रूथ बॉम्ब्स। तो ऑब्वियसली इग्नोरेंट था फैक्ट्स के लिए। प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट हो गई हैं इन द केस ऑफ मैरिज सोलमनाइज बिफोर, नहीं ये तो चलो छोड़ो। मैरिटल इंटरकोर्स हैज नॉट टेकन प्लेस ऑब्वियसली। मेरी वाइफ ने मुझे बोल दिया जी मेरे पास 5 साल का बच्चा है मेरे पेट में। उसके बाद मैं कहना कोई बात नहीं जी, हनीमून चलाने चलते हैं, हम ठीक ठाक फिजिकल इंटीमेसी करते हैं, बढ़िया करते हैं, 2 महीने बाद मैं बोल देता हूँ जी मेरे को नहीं रहना तेरे साथ। तो अगर आपको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो किसी और का बच्चा लेके चलिए, तो आप उसका फिजिकल इंटीमेसी थोड़ी बनाने चले जाओगे। नहीं बनाओगे ना, जैसे आजकल क्या नाम बात चल रही है कि यादव यादव जो है उन्हें रिजर्वेशन मिलता है। तो उन्होंने एक बड़ा लगा दी थी, समाज में द्रोणाचार्य ने अंगूठा ले लिया था एकलव्य का, मतलब एकलव्य यादव होगा, तो इसलिए रिजर्वेशन आज होनी चाहिए, 5,000 साल पहले जो अंगूठा लिया है। वैसे बड़ा बकलोली टाइप ही लॉजिक है रिजर्वेशन का इंडिया में, बट चलो एनीवेज, 5,000 साल पहले जो अंगूठा लिया वो लिया। बात तो ये थी कि एकलव्य ने कोई गुरु दक्षिणा दी नहीं थी, और दूसरी बात है कि एकलव्य एनिमी कैंप से था, वो चोरी छिपे एजुकेशन ले रहा था। इस क्लास में मान लो आप 5 लोग हैं या 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, दूसरी क्लास में मान लेते 30 लोग हैं, पर कोई अगर एक और कोई आके लेगा तो भाई मैं अपनी जो मेरी फीस बनेगी मैं वो लूंगा उससे। वो चोरी छिपे ले रहा था, एनिमी कैंप से था। तो द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा ले लिया कि भाई तो एक तो तुमने चोरी से ली मेरी विद्या, और दूसरा कि यू आर नॉट अलाउड, यू आर एनिमी कैंप, एंड आई एम नॉट गिविंग एनी नॉर्मल विद्या, आई एम गिविंग ब्रह्म, ब्रह्म मतलब न्यूक्लियर वेपन्स। कोई न्यूक्लियर आर्मी में आपके आके घुस जाए तो आपको मार ही डालेंगे। एनीवेज, कमिंग बैक टू इट, तो अगर उस लॉजिक से चला जाए तो यादव में कृष्ण ने तो फिर एकलव्य को मार ही डाला था, तो क्या ग्राउंड बन रहा है आपका रिजर्वेशन लेने का। आप यादव से आप मानते हैं कि कृष्ण हमारे एंसेस्टर है, तो कृष्ण ने तो एकलव्य को भून डाला अर्जुन के साथ मिलके। अर्जुन के गुरु ने तो सिर्फ अंगूठा मांगा, तो आप उस बेसिस पे रिजर्वेशन मांग रहे हो। पर अगर जो आपके एंसेस्टर है उन्होंने तो भून डाला उसको, तीरों से मार डाला अर्जुन ने उसको वहां पे कृष्ण के कहने पे। तो जैसे कोई लॉजिक नहीं होता है ना, जैसे भारत में लॉजिक नहीं चलता है, तो वो यही है बस। तो लॉजिक चलना चाहिए भाई, ये नहीं कि आपने सेक्स वेक्स सब कुछ कर लिया उसके बाद अब आप आगे नहीं जी इसके पेट में तो किसी और का बच्चा है। तेरे साथ धोखा किया इसने ना, उसी टाइम बोलते हैं अगले दिन आके, या वो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। अब डाइवोर्स के ग्राउंड 13वां सेक्शन मुझे कल याद चाहिए भाई, ध्यान रखिएगा, याद चाहिए। 13वें सेक्शन से क्वेश्चन है, कब कब मैरिज डिवोर्स हो जाता है, जब सबसे बाद शादी के बाहर जाके सेक्स कर लिया आपने, वॉलंटरी सेक्सुअल कोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस, बाहर जाके अगर एक बार भी किया है तब भी वो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है। क्रुएलिटी से ट्रीट किया, क्रुएलिटी से ट्रीट किया, क्रुएलिटी कुछ भी हो सकती है, मान लेते हैं कि आप, मेरी हाइट मान लो 5'4" है, 5'3" है, मान लो मेरी वाइफ सबके सामने मुझे छोटू छोटू बोल रही है ठीक है, छोटू हे छोटू चाय लेके आए, छोटू चाय लेके आ, ठीक है ये क्रुएलिटी है भाई, इससे बेइज्जती होती है वहाँ होगी, ठीक है, नौकर की तरह ट्रीट कर रही है। या मान लेते हैं मैं उसके अपेरेंस पे कुछ बोल रहा हूँ, मोटी है, छोटी है, नाटी है, वॉट एवर स्टफ। पिटिशनर कॉन्टिन्यूस पीरियड लेस देन 2 years, डेजर्ट कर चुका है भाई, पता ही नहीं है कहाँ है, पता ही नहीं है कहाँ पे है डेजर्ट, 2 साल से डेजर्टेड है। जो राम शर्मा है, रोहित शर्मा है, वो रोहित मोहम्मद खान बन गया है। वैसे शादी की मान लेते हैं एक लड़की ने, उसने कहा जी चलो बढ़िया है, मंदिर जाएंगे, बढ़िया पूजा पाठ करेंगे। बाद में पता लगा जी मैं तो अजान पढ़ने लग गया, या मैं तो जय हो यीशु मसीह करने लग गया, या मैं जय हो पारसी के यहूरा माजदा करने लग गया। तो भाई फिर वहां हो गई मैरिज खत्म, मेरे से जो बंदी है उसने मेरे एक संस्कार देख के शादी की थी ना, मतलब ऑब्वियसली हिंदू धर्म के अपने रिचुअल्स हैं, अपने सरकमस्टांसेस हैं, तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अनसाउंड माइंड का है, मेंटल दौरे पड़ रहे हैं और ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप लिव करेगा रिस्पोंडेंट से। अब उसके बाद शादी के बाद मान लेते हैं अनसाउंड माइंड का हो गया, शादी के बाद ये अनसाउंड माइंड का हो गया।
तो फिर ऑब्वियसली मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, मेरे आप रह नहीं सकते ना ऐसे बंदों के साथ यार, तो फिर इसलिए डिवोर्स हो जाएगा। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब मेंटल इलनेस, अरेस्टेड डेवलपमेंट माइंड, साइकोपैथिक डिसऑर्डर, ये सब इसके अंदर आ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़े। वेनरल डिजीज हो गई है, सेक्सुअल डिजीज होगी, एड्स हो गया, गुनोरिया हो गया, कुछ बहुत ही, एड्स हो गया बेसिकली। ठीक है, एड्स हो गया। तो यहाँ पर ये आता है। हैव रेनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, रिलीजियस ऑर्डर में आप चले गए, आप सन्यासी बन गए। अलख निरंजन, हर हर महादेव, ऐसा हो गया तो इसके अंदर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेजर्शन मीन्स डाइवर्शन ऑफ द पिटिशनर ऑफ अदर पार्टी टू द मैरिज। ठीक है, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है, इतना और करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये भी डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज और डिवोर्स क्या है कि रिजम्पशन ऑफ कोहेबिटेशन हुई ही नहीं, डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन हो गई। ठीक है, कोर्ट ने बोल दिया आप अलग अलग रह लो, ठीक है हम डिवोर्स, उसके 1 साल के बाद तक हुई नहीं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का हुआ ही नहीं, मान लो कोर्ट ने बोल दिया जी आप साथ रहो, लेकिन आप रहे ही नहीं, उसके बाद भी आप नहीं रहे, तो 1 साल तक के आप अपवर्ड्स हो गए, तो एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है। ठीक है, वाइफ के एडिशनल ग्राउंड्स है। देखो वाइफ के ना एडिशनल ग्राउंड्स है। नंबर 1 है, ये है गिल्टी ऑफ रेप, है बंदे ने रेप किया, उसको गिल्टी घोषित कर दिया, तो सामाजिक आपकी बेइज्जती हो रही है, तो आप रेप हो गया। सोडोमी, अननेचुरल सेक्स और बिस्टियलिटी, ये है किसी भेड़ बकरी जानवर गाय, लोग सेक्स कर लेते हैं भाई उनके साथ भी, और इसलिए बिस्टियलिटी। वैसे हिंदूज में बहुत कम होता है, पाकिस्तान में बहुत फेमस काइंड का सेक्स है, जहाँ पे वो लड़की या औरत नहीं मिल रही है तो वो जानवरों के साथ ही सेक्स कर लेते हैं। तो बिस्टियलिटी, लेकिन चलो मान लो कोई अगर हिंदू भी कर देता है सिख या वैसे वैसे सुनने को नहीं आता कि मतलब भेड़ बकरी के साथ ही चला हुआ है, बट बात ये कि ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है भाई। और ऑल्सो क्योंकि ये 1955 में आया था, तो 1954 55 से पहले वाली तो दो दो शादियां करते ही थे हिंदू मेल्स वगैरह। दो शादियां, तीन शादियां, चार शादियां, पांच शादियां चली रही होती थी, नॉर्मल बात थी शादी करना। तो अगर उसके 55 के बाद आप मान लेते हैं सेकंड वाइफ है या थर्ड वाइफ है, तो आप ये ग्राउंड लेके डिवोर्स ले सकते हैं, बस यही बात है। अच्छा, मैं आपके 6 के 6 का विचार पूछना चाहूंगा, वैसे 5 6 में से मैं भी अपने विचार दूंगा इस पे। आपके हिसाब से हिंदूज में दो शादियां अलाउड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेसिक सा मैंने क्वेश्चन पूछा है कि दो शादियां अलाउड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आती है। फटाफट बताइए, मैं आई विल सी एंड देन विल प्रोसीड।
डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। जल्दी लिखिए फटाफट प्लीज, 30 सेकेंड्स। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, एक को संभाल लो, वही बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सो अब डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट यही है कि 18 महीने से, देखो मोशन ऑफ म्यूट पार्टीज, आप बेसिकली बात इसके अंदर ये है कि आप सेपरेटली रह रहे हैं 1 ईयर और मोर से, और आपने म्यूचुअली एग्री कर लिया कि आप नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है आपको ये शो करना है कि आप अलग रह रहे हैं। 1 साल से ऊपर हो गया, आप अलग रह रहे हैं, और अब आप साथ में नहीं रह सकते। ऑन द मोशन ऑफ बोथ पार्टीज मेड नॉट अर्लियर देन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन एंड नॉट लेटर देन 18 months, तो फिर ठीक है, फिर आपकी मैरिज जो है वो एनल हो जाती है। ठीक है, मैरिज सिंपल, आपने म्यूचुअली कर दी। नो पिटिशन ऑफ फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। 1 साल के अंदर ही आप जनरली कोई भी मैरिज के डिवोर्स से रिलेटेड पिटिशन नहीं देंगे। ठीक है, मैरिज के डिवोर्स नहीं देंगे, एक्सेप्ट जब बिल्कुल ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस ही आ गया है, तब आप दे सकते हैं। वो हाई कोर्ट के अंदर आप देते हैं कि भाई मैं तो रह ही नहीं सकता हूँ इसके साथ, रहने से मेरा इर मतलब इतना बुरा हाल हो रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो 1 साल के अंदर ही आता है। डिवोर्स पर्सन व्हेन में मैरी अगेन, अगर डिवोर्स हो गया है, डिक्री हो गई है, और राइट ऑफ अपील नहीं बचा है, टाइम होता है ना अपील करने का भी, 50 दिन 60 दिन का, तो लॉफुल होता है आइदर पार्टी को कि अगर वो दोनों दोबारा शादी करनी है तो दोबारा शादी कर सकते हैं। डिवोर्स पर्सन में मैरी अगेन। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। देखिए, चाहे जो नॉट विथ स्टैंडिंग दैट अ मैरिज इज नल एंड वॉइड, जो भी बच्चे अवैध शादी से या बिल्कुल नल शादी से भी निकल के आते हैं ना, उन्हें आप वैध ही मानते हैं। बस उन्हें ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में, जॉइंट प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता। मान लेते हैं कि एक मैं हूं, मेरे दादा की प्रॉपर्टी में मेरे के कुछ हिस्सा है जो दादा के थ्रू आना है या परदादा के थ्रू आना है, जॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर आना है। वो सिर्फ मुझे ही मिलेगा क्योंकि मैं वैलिड बच्चा हूं। मान लेते हैं मेरी सिस्टर है रिचा, वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसको नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ फादर का मिलेगा। वो नाजायज है ना बच्चा, तो उसी का मिलेगा सिर्फ। तो नाजायज बच्चों में और जायज बच्चों में एक ही फर्क होता है बस, कि उन्हें जो बच्चे जो आउटसाइड द वेडलॉक बनते हैं या वॉइडेबल मैरिजेस में बनते हैं या फिर वॉइड मैरिजेस में बनते हैं, उन्हें वैसे तो बोल दिया गया है कि लेजिटिमेट है। लेकिन बस प्रॉपर्टी के डिवीजन के टाइम पे एक डिफरेंस आता है कि जो लेजिटिमेट बच्चा रहता है ना, बिल्कुल ही जो वाइफ और हस्बैंड का बच्चा है, उसे सारी प्रॉपर्टी मिलती है, दादा परदादा से लेके जॉइंट प्रॉपर्टी तक की। तो ये चीज आती है। और जो, जैसे मान लेते हैं मेरे दादा की प्रॉपर्टी है 100 करोड़, दादा के दो बच्चे थे, एक मेरे पापा और एक चाचा, तो 50-50 करोड़ दोनों में चली गई। अब यहां पर मान लेते हैं मेरे पिताजी के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी आई है। ठीक है, उसमें से मतलब मान लेते हैं कि दादी के पास भी कुछ पड़ी है। लेट से 150 करोड़ की प्रॉपर्टी, दादी के पास 50 करोड़ बचे हुए हैं, 50 करोड़ फादर को चले गए, 50 करोड़। तो अब जो एंसेस्ट्रल हमारे प्रॉपर्टी में रेशो जो भी बनेगा ना कि हाँ ये प्रॉपर्टी सबके पास आनी थी, उसमें भाई सारा फिर मेरे पास ही आएगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। जो फादर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, मान लो पापा ने अपनी लाइफ के अंदर 20 करोड़ की प्रॉपर्टी और बना दी, वो बटेगा, वो भी बटेगा। मान लो मेरे साथ मेरी एक सिस्टर थी जो इलेजिटिमेट थी, तो 10-10 करोड़ बढ़ जाएगा, लेकिन जो 50 करोड़ ऊपर से आ रहा है वो मेरे को ही आएगा। ये डिफरेंस है लेजिटिमेट लेजिटिमेट चाइल्ड में। पनिशमेंट फॉर बाइगेमी, देखो अगर आप दो शादियां करते हो तो उसमें सजा है, वो 494 495 में दे रखी है, उसको करने की जरूरत नहीं है।
बाकी कोई भी चीज अगर आप कॉन्ट्रीवेंट करते हो, चाइल्ड मैरिज जैसे आप कर रहे हैं, तो आपको 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन लग सकता है 1 लाख रुपए तक का। ठीक है। कोर्ट किसके पास जाएगा? मैरिज जहां पर सॉल्वेनाइज हुई है, या फिर जहां रिस्पोंडेंट रह रहे हैं, जहां पार्टीज टू द मैरिज हैज रिसाइडेड टुगेदर। वाइफ जहां पे डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन में रह रही है। पिटिशनर जो है रिजाइडिंग एट द टाइम ऑफ पिटिशन। ठीक है। बात ये देखो, पांच चार ये कंडीशंस हैं, 4-5 कंडीशन। सबसे पहले जहाँ मैरिज सोलिमनाइज हुई, मान लेते हैं मैं रह रहा हूँ अब अम्बाला में, मेरी वाइफ रह रही है लेट से पानीपत में, लेकिन शादी में चंडीगढ़ में की, तो चंडीगढ़ में केस फाइल हो सकता है। रिस्पॉन्डेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजेंटेशन रिसाइड्स, मान लेते हैं कि मेरी वाइफ पानीपत में रह रही थी ना, मैं अम्बाला में, तो वाइफ ने अम्बाला में कर दिया, क्योंकि मैं रह रहा हूँ ना अम्बाला में, मैं रिस्पॉन्डेंट हूँ, मैं अम्बाला में रह रहा हूँ। पार्टीज टू द मैरिज लास्ट डिसाइडेड टुगेदर, मान लेते हैं कि हम दोनों लास्ट कालका में साथ रह रहे थे, तो कालका में भी केस हो सकता है, लास्ट हम वहीं रुके। अगर वाइफ पिटिशनर है जहां पर वो खुद रह गया, मान लेते हैं अब हम पानीपत से, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो कभी पानीपत रुका भी नहीं, मैं तो या तो कालका रुका हूँ, अंबाला रुका हूँ, या चंडीगढ़ में शादी की है, लेकिन वाइफ मेरी कहाँ रह रही है? पानीपत, तो पानीपत में भी केस हो सकता है। और मान लेते हैं कि मैं बॉर्डर पे गया हुआ था, और मैं कोई पहाड़ बाढ़ आई, और मैं उसमें, अब पता ही नहीं मेरे, होता है ना कई बार कि लैंडस्लाइड हुआ, पता नहीं डेड बॉडी है भी कि नहीं, या बह गए या नदी में चले गए, तो भाई मैं वहां से निकल गया और 7 साल हो गए, मुझे नहीं सुना गया है, तो भाई जहाँ पे भी पिटिशनर रहता है वहां पे वो केस फाइल हो सकता है, वहां पे केस फाइल हो सकता है, क्योंकि अब दूसरी पार्टी तो है ही नहीं, तो जहां आप रह रहे हो वहां कर दो, कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन हो जाएगी, पावर टू ट्रांसफर सर्टेन केसेस। ठीक है, हमें करने की जरूरत नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह ज्यादा चलते नहीं है, ड्यूली टैम्पर एंड रजिस्टर्ड, जैसे शादी का कार्ड है, वो प्रूफ, आप मान लो मैं अपनी पत्नी को डिनाई कर रहा हूँ जी हमारी शादी हुई है, पत्नी ने शादी का कार्ड ले आई, तूने बोला ये तो जी रजिस्टर्ड ही नहीं, अरे शादी का कार्ड कहाँ रजिस्टर होता है, या फोटो लेके आ गई, तो शादी वाले एविडेंसेस में ना स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड नहीं होता। प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा, नॉट टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड, बात ये कि ये ना प्रिंट होती है ना पब्लिश होती है, आपको इस पे कुछ नहीं मिलेगा। आप कोर्ट के अंदर भी डाल देंगे ना, जैसे मान लो मैं, काफी अपीयरेंसेस होती है मेरी डाइवोर्स केसेस में, लेकिन कुछ भी मिलेगा नहीं आपको। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हाई कोर्ट के अंदर जहां आपको मिलती नहीं है, पब्लिकेशंस नहीं मिलती हैं, उसका यही रीजन है। प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा, क्योंकि पार्टी की गोपनीयता बनाई जाती है। नाम भी, आप डिवोर्स कोर्ट के बाहर जाना, कोर्ट नंबर 6 है, वैसे कोर्ट रूम नंबर 17 है, बट कोर्ट रूम नंबर 6 बोलते हैं चंडीगढ़ में, तो आपको बाहर जाओगे तो उसके बाहर ना नाम नहीं होते, एक्स 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 लिखा होता है, वर्सेस वाई 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 वाई, क्योंकि नाम ही छुपा देते हैं। डिग्री इन प्रोसीडिंग, डिग्री मिलती है आपको इन प्रोसीडिंग्स के अंदर। ठीक है। और ठीक है, ये सारा तो ऐसे ही है। मेंटेनेंस, जब तक ये प्रोसीडिंग चल रही है, वाइफ और हस्बैंड जो है अगर बोलते हैं कि जी मेरा, हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट स्कोप नहीं है, इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, तो मेंटेनेंस की डिग्री जो है वो मिल जाती है। 2 महीने के अंदर इसका टाइम होता है, 2 महीने के अंदर अंदर मेंटेनेंस की डिग्री मिल जाती है, टिल द टाइम प्रोसीडिंग्स चल रही होती है। परमानेंट एलिमनी मेंटेनेंस, जिसके ऊपर पूरा वो खतरनाक वो चला हुआ है, वो सारा इसी के अंदर है। सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन मेड बाय वाइफ और हस्बैंड एज द केस में भी, रिस्पोंडेंट पे करेगा एप्लीकेंट को मेंटेनेंस, ग्रॉस सम, मंथ, पीरियोडिकल सम, जो भी होगा रिस्पोंडेंट अपनी इनकम से देगा। ठीक है। इफ कोर्ट सेटिस्फाइड है कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, तो सर्कमस्टांसेस चेंज होने के हिसाब से वो भी बदला जाएगा। इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि, अगर मान लेते हैं वाइफ को एलिमनी मिल गई, लेकिन उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, तो बस फिर एलिमनी खत्म। अगर ऐसा पता लग गया कि शी हैज नॉट रिमेन चेस्ट, या उसके बड़े अफेयर चल रहे हैं और आपने प्रूफ सबमिट कर दिए, तो भी नहीं होगा। सच पार्टी, इफ द हस्बैंड दैट ही हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी वुमन आउटसाइड वेडलॉक, other party may vary, modify or resign such order in such marriage as the court may seem just. Custody of children. Custody of children किसे जाती है? Now this is again a very very important thing. Custody, maintenance, education of minor children consistent with their wishes, whatever possible. टाइम टू टाइम जो है, जो जज है वो अपने आप बच्चे से बात करके, कई बार 5 साल से ऊपर का बच्चा होता है उसके हिसाब से डिसीजन देता है। जनरली 5 साल से छोटा अगर बच्चा है तो मदर के पास कस्टडी चली जाती है, अनटिल अनलेस की ये प्रूव हो जाए कि मदर का जो कंडक्ट है वो बड़ा ही क्वेश्चनेबल है। मान लेते हैं कोई ऐसा प्रूव हो गया कि वो बहुत ज्यादा दारू पीती हैं, पाई गई हैं, बेसुध हालत में बहुत पाई गई हैं, तब उनको कस्टडी नहीं मिलती, नहीं तो जनरली मदर को कस्टडी मिल जाती है। उसके बाद ये देखा जाता है कि भाई कौन उसका ध्यान रख सकता है बेटर, किसके पास रह सकता है बच्चा, किसके पास रहना चाहता है, सब इसके अंदर आता है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, जॉइंटली जो डिस्पोजल है वो कर दिया जाता है। अपील जो है इसकी, जो मैरिज केसेस होते हैं वो
अपीलेबल होते हैं ऑर्डर्स, एंड इसके बाद जाते हैं वो अपील के अंदर। एंड एवरी अपील जो है वो 90 दिन के अंदर करी जानी चाहिए। अगर अपील नहीं होती है 90 दिन के अंदर तो डिवोर्स फाइनल हो गया। ठीक है। ये 19 सेविंग्स है, 30th वो है।